प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय के कुछ प्रश्न लेंगे। इससे पहले आपको टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर समझा दिया गया है, जिसमें आपको प्रतिवर्ती क्रियाएं, उसके अलावा तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन, मानव का मस्तिष्क, पादप हार्मोन, जंतु हार्मोन, पादपों में गतियां, यह विभिन्न टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर में समझाए थे। और पूरा चैप्टर समझाने के बाद मैं आपको वह प्रश्न बता रही हूँ जो बोर्ड परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण एवं हैं और अति लघुतरी प्रश्न हैं, जो हर वर्ष पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, जो चैप्टर है आपका नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसका जो पहला प्रश्न है वह है कि एक पादप हार्मोन का नाम बताइए जो वृद्धि में सहायक है। तो हमारा आंसर है ऑक्सिन। ठीक है, एक पादप हार्मोन का नाम बताइए जो वृद्धि में सहायक है, ऑक्सिन। अगला प्रश्न है हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। तो बहुत अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्रावण करती हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड है। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा जाता है, आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं। तो जैसे कि आपको समझाया गया था, आपात स्थिति से निपटने के लिए जो हार्मोन हमारे शरीर में अधिविकृत ग्रंथि से स्रावित होता है उसका नाम है एड्रेनलिन। इसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि यौवनारंभ में नर एवं मादा में कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। यानी कि जब बच्चों में यौवनारंभ होता है उस वक्त 12-14 साल की उम्र में नर एवं मादा में कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन। ये भी हर वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न है। नर में टेस्टोस्टेरोन जो वृषण से स्रावित होता है और मादा में एस्ट्रोजन जो कि अंडाशय से स्रावित होता है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन हमारे अग्नाशय या पैंक्रियास से स्रावित होता है और यदि यह हार्मोन कम स्रावित होता है तो इससे मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन सा भाग करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। यह भी बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। आंसर है सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स। अगला है थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि या ऑटो ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा या गोइटर रोग होता है, जिसमें कि व्यक्ति की गर्दन फूल जाती है। आयोडीन युक्त नमक खाने पर आयोडीन प्रचुर मात्रा में मिलेगा तो थायराइड ग्रंथि या ऑटो ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होगा और इससे फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति की गर्दन फूल जाती है। इसको गोइटर भी कहते हैं। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन। ठीक है, अग्नाशय से। अगला प्रश्न है प्रमुख पादप हार्मोन के नाम बताइए। पौधों के प्रमुख हार्मोन तो प्रमुख हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है कोशिका विभाजन में सहायक पादप हार्मोन का नाम बताइए। कोशिका विभाजन करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन। अगला प्रश्न है मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई का नाम लिखिए। मानव के पूरे तंत्रिका तंत्र जिससे बनती है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग बताइए। तो मस्तिष्क 3 प्रमुख भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताइए। आंसर है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन निकलता है। हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन करता है, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन। तंत्रिका तंत्र और हार्मोन मिलकर के हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मास्टर ग्रंथि मैंने बताया था पीयूष ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद कुछ और प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसमें है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर को सही स्थिति में बनाए रखता है और बैलेंस रखता है। तो वो है अनुमस्तिष्क, जिसमें मैंने आपको उदाहरण भी बताया था कि ये सीधी सड़क में सीधे चलना है, साइकिल सीधी रेखा में चलानी है। इसके लिए हमें मस्तिष्क का कौन सा भाग हमें ऑर्डर देता है, अनुमस्तिष्क। तो शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न है
प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? हम जानते हैं प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। शरीर के किसी भाग से संदेश मेरुरज्जु तक पहुंचता है और उतनी ही गति से यह संदेश संबंध मांसपेशी तक पहुंचता है और अनुक्रिया संपन्न होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। शरीर के किसी भाग में अगर कोई बाहरी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने से पहले वह संदेश मेरुरज्जु तक पहुंचता है और उतनी ही गति से फिर वह संबंध मांसपेशी तक पहुंचता है। जैसे गर्म तवे पर अगर हमारा हाथ पड़ जाए तो सीधा संदेश मेरुरज्जु तक आता है और मेरुरज्जु तुरंत हमारी हाथ की मांसपेशियों को संकेत देती है और हम उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे अचानक हाथ में सुई चुभ जाए। अनुक्रिया के पश्चात आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती हैं। अनुक्रिया होने के बाद सूचना मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं है, बाद में सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचा दी जाती हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है? O2 ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। O2 ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और जिसके लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। थायरॉक्सिन क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है, यानी कि यदि हम चाहते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित हो तो उसके लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन बहुत जरूरी है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा? यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हम गोइटर से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का एक लक्षण है फूली हुई गर्दन। ठीक है, तो आयोडीन युक्त नमक लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि O2 ग्रंथि से स्रावित होने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन की उपस्थिति में ही स्रावित होता है। यदि आयोडीन हम अपने भोजन में उचित मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होना कम हो जाएगा और इसकी वजह से हमें गोइटर नामक एक बीमारी हो सकती है और इसका लक्षण क्या है कि व्यक्ति की गर्दन फूल जाती है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? तो जिस व्यक्ति को मधुमेह या डायबिटीज होता है उसको इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों देने पड़ते हैं? तो इसका आंसर है इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में होता है और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन कहाँ से होता है? अग्नाशय या पैंक्रियाज से होता है, जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। जिस व्यक्ति को डायबिटीज होती है उसको बहुत सारे खतरे होते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ऐसे व्यक्तियों यानी कि मधुमेह रोगी को आहार में कम शर्करा लेने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि आपको चीनी कम खानी है। ठीक है, मधुमेह रोगी को डॉक्टर कहते हैं आहार में कम शर्करा लेते हैं। लेकिन जब कभी कभी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है और चीनी कम खाने से भी नियंत्रित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उपचार के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। कभी कभी उपचार के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आज ये आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। इसके विभिन्न टॉपिक मैंने विभिन्न वीडियोज में आपको भेजे हैं। आज इसके मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न भी आपको बता दिए हैं। अब ये चैप्टर पूरा हो गया है। आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।